नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम 4 नवंबर के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सब लोग आंख बंद करके सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है कि मैं पीसीएस बन सकता हूँ, यानी मैं नहीं, आप पीसीएस बन सकते हो। ये आपको सेल्फ बिलीव सुबह सुबह ही अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह सुबह अगर सेल्फ बिलीव आ जाएगा तो फिर दिन बहुत अच्छा जाता है, और दिन अगर अच्छे जाएंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। आज 4 नवंबर करंट अफेयर्स है। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो सवाल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जीएस पे कुछ सवाल उसको मैं कनेक्ट कर दिया हूं, जिससे कि आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल जो है वो डीआरडीओ से लेकर है। डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर बनाया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये इंटरसेप्टर होते क्या हैं, हिंदुस्तान में कितने प्रकार के इंटरसेप्टर्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या फर्क होता है, तो उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। और इससे जुड़ी हुई 2-4 चीजें और हैं, वो सब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद समय नहीं मिलेगा। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक ऑनलाइन कोर्स हम करंट अफेयर्स का दे रहे हैं, जिसकी फीस 999 है। आप इसके अगर लेना चाहते हैं तो 9919521555 पे कॉल करके दे सकते हैं। इसमें जो ये हम पढ़ते हैं, ये तो पढ़ना ही होता है, लेकिन बहुत सारा करंट अफेयर्स जो अलग से आएगा वो ना सिर्फ दिया जाएगा बल्कि याद भी कराया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो जब चीजें याद होंगी तो ही नंबर आएगा। सिर्फ कंटेंट देखने से या पढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद करने से सिलेक्शन होता है। तो उस पर आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरसेप्टर बनाया भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीआरडीओ ने बनाया। क्या बोला डीआरडीओ ने? डीआरडीओ ने बोला कि हम आपको एक इंटरसेप्टर बनाएंगे डीआरडीओ का, और ये फेज 2 रहा है। फेज 1 ऑलरेडी बन चुका है, मैं बताऊंगा फेज 1 क्या था। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है, जो कि उड़ीसा के तट से ये टेस्ट किया गया है, अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी। ठीक है, अच्छा, अब ये इंटरसेप्टर होते क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल समझिए कि थोड़ा सा और बड़ा जाता है इसको। ये देखिए, मान लीजिए आप यहां पर हैं, ठीक है, यहां पर आप हैं और किसी दुश्मन देश ने ये मिसाइल यहां से लॉन्च की। ठीक है, आपका ये जहाज, जो आईएएफ का जहाज ऊपर जो दिख रहा है आपको, जो यहां पे दिख नहीं पा रहा है, वो उसने एवाक्स। अब एवाक्स जो होता है, ये एक तरह का रडार होता है एवाक्स, और इंडिया का जो एवाक्स का नाम रखा गया है वो नेत्रा रखा गया है। क्या रखा गया है? नेत्रा। ठीक है, और एवाक्स है जो कि इस जहाज के ऊपर होगा, जो ये बता देगा कि भैया देखो तुमने ये मिसाइल भेजी है, यहां से सिग्नल यहां मिल जाएगा, और इसको बीच में ही तोड़ने के लिए एक जो है इंटरसेप्टर मिसाइल यहां से लॉन्च कर दी जाएगी, जो रास्ते में ही, मतलब इस मिसाइल को यहां तक उतरने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इंटरसेप्टर क्या करता है कि मिसाइल अगर छोड़ी गई है तो उसे रास्ते में ही तोड़ दे। इसमें 2-3 चीजें काम करती हैं। एक तो रडार सिस्टम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, कि रडार सिस्टम तुरंत डिटेक्ट कर ले कि हाँ भाई, जैसे ही वहां से मिसाइल छोड़ी गई तुरंत वो कैच कर ले। साथ में जो मिसाइल यहां से जाएगा उसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी होनी चाहिए। इतनी हाई स्पीड से जा रहा है ना, बहुत हाई स्पीड से मिसाइल जा रही हैं, अगर मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी तो मिसाइल दाएं बाएं निकल जाएंगी। तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। फिर एक चीज और भी होती है जो थोड़ा सा समझने वाली बात है, मुझे याद आ रहा है चीजों के ऊपर। एक ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये मिसाइल्स क्या होती हैं। सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब इसको समझते हैं, इस बात को लेकर थोड़ा सी चीज से मैं जोड़ दूंगा इसको मैं, यानी कि जो साउंड की स्पीड से चले लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, उसको बोलते हैं सोनिक, यानी कि वो जहाज या वो मिसाइल जो हवा की स्पीड से, साउंड की स्पीड से करे, यानी 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करे, तो उसको सोनिक बोलते हैं। एक होता है सबसोनिक, यानी जो 330 से कम चले। सुपरसोनिक यानी कि इसको हम बोलते हैं 1 मैक। क्या बोलते हैं? 1 मैक। ध्यान रखिएगा, 1 मैक। मैक को नापते, सोनिक को हम मैक नाम से भी नापते हैं, मैक स्पीड होती है। ठीक है, जैसे हम किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नापते हैं, वैसे 1, ये एग्जाम में आया हुआ है 1 मैक। तो सोनिक का मतलब 1 मैक होता है। ठीक है, अगर 1 मैक पे चल रहा है तो सोनिक जहाज है। सुपरसोनिक लगभग 2 से 5 क्या रहते हैं, 2 से 5 मैक चलेगा तो सुपरसोनिक है। और हाइपरसोनिक है जो 5 से 7 या 8 तक चलेगा, तो मैक वो है हाइपरसोनिक। अब अमूमन लोगों के पास सुपरसोनिक जहाज है, आपने सुना होगा रफाल सुपरसोनिक जहाज है, या हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
लेकिन हाइपरसोनिक जो है यानी कि 5 से 7 8 मैक की स्पीड से चलना, यानी कि हवा से 7 8 गुना तेज चलना, ये अपने आप में बहुत है। चाइना ने क्लेम किया कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना ली हैं। अमेरिका ने काउंटर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक अमेरिका ढंग से बना नहीं पाया। चाइना ने बोला कि हमने बना दी है। अगर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यहां से छोड़ी जाती है तो इतनी तेज स्पीड से काउंटर करना इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, नॉट इजी कि हम इतनी तेज से जो आ रहा है उसको हम काउंटर कर दें। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज रहता है इसके ऊपर कि भाई क्या किया जाए। तो इसलिए ये मैथमेटिकली बहुत ही ब्रिलियंस चाहिए कि हम एक इंटरसेप्टर बना पाए, ठीक है। कि उधर से किसी ने पत्थर फेंका तो हम भी अपना पत्थर इस एक्यूरेसी से फेंके कि हमारा पत्थर जाके वहां से उससे टकरा जाए, नहीं तो वो हमें लग जाएगा। तो ये इंटरसेप्टर हमने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। अब इसमें जो नाम रखा गया वो बैलिस्टिक मिसाइल का BMD है, इंटरसेप्टर AD-1 रखा गया है। फेज 2 चल रहा है, ठीक है। जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा में है वहां पर इसको वहां से लॉन्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जो थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं आपको। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम सन 2000 में शुरू हुआ जब पाकिस्तान और चाइना के से खतरा था कि ये अपनी मिसाइल्स भेज सकते हैं, तो इंडिया को लगा कि हमें एक इंटरसेप्टर मिसाइल बनानी चाहिए। 2010 में पहला फेज 1 बना, ये यहां समझना पड़ेगा। पहला 2010 में फेज 1 बनता है जिसके अंदर पृथ्वी मिसाइल आती है। पृथ्वी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, लगभग 350 किलोमीटर का इसका रेंज है। जो हमारा देश का जो इंटरसेप्टर बन रहा है वो पृथ्वी आकाश इसके ऊपर बनता है। अब देखिए, जो दुश्मन का मिसाइल आएगा उसको हमारे मिसाइल से ही टकराना होगा ना, तो उस जो हमारा तरफ से मिसाइल जाएगा वो पृथ्वी मिसाइल जाएगा, जिसकी स्पीड भी लगभग जिसकी जो रेंज भी 350 किलोमीटर है ये, ठीक है। अब कुछ और इंटरसेप्टर बने हैं, जैसे कि बाद में जैसे यूएस का हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम हो गया, जो कि और दूर रेंज के उसको होता है। क्योंकि अभी दिखाता हूं आपको चीज, ये देखिए 5 इंटरसेप्टर बने हैं अभी तक, 5, ठीक है। और सबके अपने अपनी इंपॉर्टेंस है, सबके अपने अपने महत्व हैं। तो ये कैसे करेगा? पहला है आकाश, देखिए आकाश, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आकाश की रेंज कितनी है? 225 किलोमीटर। ये इंडिया का बना जिसकी रेंज 25, यानी कि मिसाइल जो आएगी तो सिर्फ 25 किलोमीटर दूर को ही वो तोड़ पाएगा। अब मतलब 25 किलोमीटर। अब यहां समस्या ये थी कि यार मान लो आकाश फेल हो गया, मान लो वहां से मिसाइल आ रही है और हमने कह रहा और आकाश फेल हो गया, तो बहुत कम समय बचेगा 25 किलोमीटर को हमारा प्लान भी एक्टिवेट होने में। तो जब आकाश बन गया तो हमें लगा कि नहीं, इससे काम चलेगा नहीं, बहुत समस्या हो जाएगी। तो हमें एक और हमने लगाया फेस, उसका लगाया वो, ये तो चले है, ये एक स्पाइडर है, ये देख लेते हैं स्पाइडर, जिसकी रेंज लगभग, अच्छा अलग अलग है ये, लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम है। क्विक रिएक्शन यानी कि तुरंत कर देगी, इजराइल से लिया है। अच्छा एक चीज समझिए, इंटरसेप्टर भी अलग अलग टेक्नोलॉजी के हैं। जैसे कि ये तो मान लो इंडिया का हो गया, एक हमने S-400 ट्रिम्फ लिया, रशिया से लिया, ठीक है, रशिया से लिया। हमने एक स्पाइडर लिया, इजराइल से लिया, ठीक है। अब ये हमने रशिया से लिया, इजराइल से लिया, आकाश से लिया, आकाश अपना ही है। फिर हमने एक और बनाया BMD, जो हम हाल में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका फेज 2 चल रहा है। BMD का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और एक है बैराक 8, जो कि इजराइल और इंडिया का ज्वाइंट रेंज के रेंज से 70 किलोमीटर है। अब आप बोलोगे यार ये इंटरसेप्टर, 5 इंटरसेप्टर पर काम चल रहा है, हम रशिया से भी ले रहे हैं, इजराइल से भी ले रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं, पर क्यों बना रहे हैं? ऐसा क्यों? हम एक ही तरह क्यों नहीं करते हैं? भाई जिस तरह से मिसाइल्स अलग अलग हैं, आप चाहते हो कि जो शत्रु है उससे किसी भी चाल को हम काउंटर कर सकें। हमें नहीं पता कि वो उसने जो मिसाइल बनाई है वो हमारे, मान लो कि हमारे पास S-400 है, हमने कहा भाई ये तो बेस्ट है, इसको तो यूज नहीं करना। लेकिन क्या पता, मान लो वो ऐसी मिसाइल निकाल दें, ऐसी कमी ढूंढ लें S-400 की कि हमारा S-400 जो है युद्ध में बिल्कुल जीरो साबित हो जाए, तब क्या करोगे? तब बड़ा समस्या आ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर बताता हूं मैं आपको, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में है। अभी पिछले साल की बात है, इजराइल का एक है वॉर डोम है, यानी कि उन्होंने अपना जो इंटरसेप्टर बनाया वो मिसाइल्स बनाया कि भाई अगर फिलिस्तीन की तरफ से कोई रॉकेट फेंका जाता था तो उसको रास्ते में रोक लेते थे। इधर तो डोम सिस्टम था। सन 2011, 12, 13 में तक इजराइल से जो भी रॉकेट्स आते थे वो इस डोम जो इजराइल का सिस्टम था उससे इंटरसेप्टर बन जाते थे। लेकिन स्ट्रेटजी चेंज की फिलिस्तीन वालों ने, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4-5 साल लगा के खूब सारे रॉकेट रख लिए, बहुत सारे रॉकेट्स रखे। और पिछले साल जब युद्ध हुआ दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन में,
तो 2-4 रॉकेट नहीं भेजे उन्होंने बेइंतहा रॉकेट इजराइल के ऊपर डाले, बेइंतहा रॉकेट। अब इतने सारे रॉकेट जब आए तो इनका डोम जो था वो एक्टिवेट हो गया, उसने भी रिएक्ट किया, रिएक्शन दे रहा था, वो रोक भी रहा था। बट 2 चीजें हो गई, एक तो इतना रोकने के पास भी 99% तक की एक्यूरेसी थी, एक आधा इधर उधर गिर ही जा रहा था, मतलब 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती, एक आधा बम अगर एक आधा रॉकेट भी बच गया तो भी वो गिर जाता था। इजराइल के बहुत अच्छा वो डोम सिस्टम है, लेकिन नहीं हो पाया। और दूसरा क्या था कि वो उन रॉकेट को रोकने के लिए जो इजराइल जो अपना सिस्टम चला रहा है उसके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ रही थी, बहुत पैसा इजराइल का खर्चा हुआ उस चीज को रोकने के लिए। जब थोड़ा जुल्म शांत हुआ, इजराइल ने किस तरह से माहौल को शांत किया, 1 महीना लगा इस चीज होने में और बहुत पैसा और बहुत नुकसान हुआ, दोनों पक्ष का हुआ इधर। लेकिन इजराइल का ज्यादा इसलिए कहता हूं क्योंकि डिफेंस करने में उनको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ गया। तब उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा पंगा हो जाएगा, ऐसा तो फिर ये तो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तब उन्होंने एक सस्ता सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने लेजर डोम बनाया अपना। लेजर डोम क्या करता है, अब मिसाइल नहीं भेजेंगे, अगर कोई इधर से रॉकेट आकर तो लेजर के माध्यम से उसको तोड़ देंगे। और कॉस्टिंग कितनी आ रही है, $25, मतलब एक बार अटैक करने का मात्र $25 खर्चा हमें आ रहा है, डिफेंस करने का $25 आ रहा है। तो मान लो अगर रॉकेट ही वो $500 का पड़ रहा है तो हमें बचाने के $25 खर्चा करने पड़ रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। और आपको समझना है कि क्या क्या कि आकाश स्पाइडर है, S-400 ट्रिम्प है, बराक है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर देखते हैं दोस्तों, एक फैक्चुअल सवाल ही है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज्यादा डिटेल में जाएंगे। यूनियन कैबिनेट ने एक होलंगी एयरपोर्ट है नागालैंड के अंदर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये होलंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। इसका नाम चेंज करके डोनिया पोलो एयरपोर्ट कर दिया, ईटानगर, इसका नाम चेंज हो गया। क्या नाम क्या, डोनी पोलो एयरपोर्ट। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए, अब अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हमें 2-3 चीजें जोड़ते हैं। यहां पास में एक है नागालैंड है, ठीक है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब चीजें आपको ना एक समझना पड़ेगा। एक सवाल आया था कि इंडिया और म्यांमार, इनके बॉर्डर में कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसके बारे में आपको बताएं। फिर यहां पर आपको कौन सी पहाड़ियां हैं, ये आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी पड़ेगी। फिर यहां पर कौन से पासेस होते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन से पास हैं, क्या पासेस है, वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये पासेस होंगे, ये माउंटेन रेंज एग्जाम में आते हैं। और किसने इंडो म्यांमार के अंदर जो स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको एग्जाम्स में पूछना, मतलब आप आते हैं, करना पड़ेगा। बाकी जो जैसे मैंने कहा ये बराई रेंज, मिकरी हिल्स और मिश्री हिल्स ये हैं, ये सब इस रेंज में आपको गारो, खासी, जंतिया हिल्स यहाँ पर हैं, दाफला हिल्स इधर है। तो ये सब आपको इस इधर की ज्योग्राफी समझना पड़ेगी कि एग्जाम में किस तरह पूछ सकता है आपको, ठीक है। फिर एक नेशनल पार्क भी आपको समझना पड़ेगा, नेशनल पार्क कौन से, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, बस यहाँ पे नागालैंड का एग्जांपल लिया है, वो तांगकी नेशनल पार्क है, ठीक है। वो है नागालैंड के अंदर, तांगकी नेशनल पार्क एंड साइलेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो तो जितने भी आपके नेशनल पार्क वगैरह हैं सब आपको ध्यान देने पड़ेंगे। फिर एक ना एक फ्रीडम फाइटर नहीं कहूंगा, सोशल एक्टिविस्ट ईला भट्ट का देहांत हो गया गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। लगभग 90 साल की उनकी एज थी। उम्र संबंधित बीमारियों के कारण उनकी डेथ हुई 90 साल में। काफी काम किया उन्होंने। एक सेवा नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाई, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। अब ये देखिए, जब कोई बड़ा व्यक्ति या बहुत पॉपुलर व्यक्ति मरता है तो उससे संबंधित सवाल मिल जाते हैं। तो पहले तो सेवा ही पूछ लेगा, सेवा का फुल फॉर्म क्या है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो है उसकी फाउंडर थी ईला भट्ट। तो मैच द फॉलोइंग में सवाल आपको यही पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब ईला भट्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ईला भट्ट जो है एक तरह की गांधीयन थी, यानी गांधी की प्रिंसिपल से बात करती थी, ऑर्गेनाइजर एक्टिविस्ट थी, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जैसे अमूल का एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो अमूल का जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग होती है वो उस तरह की काम करा करती थी ये, ठीक है। और इन्होंने सेवा नाम के स्टेज स्टार्ट 1972 में स्टार्ट किया इन्होंने काफी। और जितने भी आप देखो कि इंटरनेशनल लेबर, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, वुमेन और माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है छोटे छोटे लोन देना, ठीक है। उन मूवमेंट्स उन्होंने किया। और इन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड 1977 में मिला, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज है, वो 1977 में मिल गया। फिर इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 84 में मिला, और पद्म भूषण जो है 1986 में मिला। तो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन थी ये। एक सवाल आता है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया लगभग 52,000 करोड़ का सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। सब्सिडी क्या चीज होती है, जो फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर पे रबी के सीजन के लिए
जो फर्टिलाइजर फॉस्फेट वाले और पोटैश वाले जो होते हैं, उसके बाद 52,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार ने अप्रूव कर दी है। सब्सिडी क्या है, क्या समझते हो, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। जो एक बहुत ही थका हुआ सवाल पूछते हैं कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, ठीक है। ये दूसरा सवाल आपके लिए है कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का सीजन क्या होता है, टाइम क्या होता है, वो बताना आपको। एग्जाम्पल से सवाल पूछ लेते हैं। खरीफ की बात पैडी, मेज, ये यहां समझिए कि बरसात, पैडी का मतलब है धान, और धान को पानी चाहिए होता है, तो ज्यादा समझ कि मानसून सीजन के अंदर ये ज्यादा उगाई थी। तो पैडी हो गया, मेज हो गया। यही रबी जो कि सर्दियों वाले होती है, व्हीट कम गर्मी जब पड़ती है, बारले, ये सब जो है एग्जाम्पल है रबी के। एक और होता है खरीफ, रबी, और एक और होता है, वो भी एग्जाम पूछा था, बता देना क्या चीज होती है वो, ठीक है। आखिरी में सवाल है कि भाई ये बताओ कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है इथेनॉल जो प्रोक्योरमेंट है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसके लिए, यानी ऑयल ब्लेंडिंग के लिए, ऑयल इथेनॉल, बल्कि ये बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि आपके पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को ऐड कर देना, उसे कहते हैं। सरकार ने कुछ में हम करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इथेनॉल शुगर केन से आपने फर्मेंटेशन किया, शुगर केन उगाया, फर्मेंटेशन करके उसको आपने प्यूरिफाई करके इथेनॉल बना लिया, ठीक है। उसको आपने ब्लेंड किया, किसके साथ, पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया, ठीक है, और यहां पे बेचना शुरू कर दिया आपने। अब इसका मतलब क्या है, देखिए पहले समझते हैं। मान लीजिए प्योर पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल है। अब हम जो हैं वो पेट्रोल डीजल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारा पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, 85% तक होता है। बहुत सारा पैसा हमारे देश का बाहर जाता है उनको खरीदने में। तो सरकार ने एक रास्ता निकाला, रिसर्च हुई कि पता लगा कि भाई इथेनॉल अगर ऐड कर दें तो एफिशिएंसी उतनी की उतनी रहती है। तो कुछ 5, 10, 15, 20% का कहा कि अगर पेट्रोल के साथ कुछ 5-10% अगर इथेनॉल डाल दो तो एफिशिएंसी खराब नहीं होती है, गैस भी ठीक ठाक रहती है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से बचत करने का आइडिया आया कि चलो एक काम करते हैं कि मान लो अगर 10% का भी इथेनॉल हम ऐड कर देते हैं तो समझो 10% की सेविंग हो गई कि नहीं हो गई है। 10% पैसा बचाए। टारगेट यह है कि 20-30% भी बचाने के मूड में है, तो कम से कम 10-15-20% अगर बच जाएगा तो चूंकि इतना पैसा बाहर जाता है उसका 10% भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसके लिए टारगेट तैयार किया गया कि भैया एक काम करते हैं, 10% का तो इन्होंने रखा कि हम लोग इथेनॉल को बनाएंगे, 10% की तो ब्लेंडिंग करेंगे और ये काम स्टार्ट भी हो चुका है। खाली अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में इसमें अलाउड नहीं है, तो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में बिक रहा है। 10% ब्लेंड के साथ इथेनॉल को ब्लेंडिंग कर दिया गया है। लेकिन रुके नहीं है यहां पर, वो बोल रहे हैं 20% का टारगेट रखा है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 2030 तक। 2030 तक 20% की ब्लेंडिंग करना चाहते हैं ये। अब ये तो बड़ा सुनने में मजा आ गया कि भैया जो है वो आप मिक्स कर दो और 10% 20% बचा लो। नुकसान भी तो होगा ना, है, बिल्कुल है। नुकसान क्या है, देखिए आप देखो कि बन किससे रहा है, शुगर केन से, ठीक है, जेट्रोफा से बनता है आपका बायोडीजल जिसे कहते हैं। अब जो चीज खाने की चीज है, हमने शुगर केन खाने के लिए बनाया था, उससे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो खाने वाला जो चीज है वो तो पूरी नहीं हो पा रही है ना। तो आप देखो कि यहां पर जो खाद्यान्न है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो हमें ये सब चीज देखनी पड़ती है कि खाद्यान्नों के ऊपर असर ना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली जो सब्सिडी दी जाती है, जो काम किया था वो खाने के पर। कोई गन्ना इसलिए नहीं हुआ था कि हम उसको इथेनॉल बनाएंगे, वो तो बच जाता गन्ना तो होता है। तो खाने से कॉम्प्रोमाइज ना करें और गाड़ी के ऊपर भी हमारा पैसा बच जाए, इसके लिए एक सही स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। फिलहाल देखिए 10% ब्लेंडिंग चल रही है, 2030 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2030 तक 20% ब्लेंडिंग की ये बात कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो ऑनलाइन कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं, आप चाहें तो आप ले सकते हैं, उसके लिए फोन कर लीजिएगा। धन्यवाद।